हम्म आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारी रिसर्च का जो मुख्य केंद्र है वो राजनीति विज्ञान के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। इनके जरिए आज हम भारत की न्यायपालिका के असल ढांचे को डिकोड करने वाले हैं। ये एक बहुत ही शानदार विषय है। बिल्कुल। आमतौर पर जब न्यायपालिका शब्द सामने आता है तो दिमाग में सबसे पहली छवि क्या बनती है? वही पारंपरिक अदालतें। हाँ, काले कोट पहने वकील, कटघरे में खड़े गवाह और हथौड़ा मारते हुए जज की तस्वीर। बिल्कुल एकदम फिल्मी दृश्य। लेकिन आज का हमारा मिशन इस सतही छवि से बहुत आगे जाना है। आज ये समझना है कि न्यायपालिका केवल मुकदमों की सुनवाई करने वाली अदालतों का एक समूह भर नहीं है, सही बात है। बल्कि ये हमारे पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ है। ये कैसे पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करती है, इसके पास क्या-क्या विशेष अधिकार हैं और कैसे कई बार सरकार के अन्य शक्तिशाली अंगों के साथ इसका सीधा टकराव भी हो जाता है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। अक्सर न्यायपालिका को सिर्फ इस सीमित नजरिए से देखा जाता है कि किसी विशेष अदालत में क्या हो रहा है या कौन सा फैसला सुनाया गया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो बात सिर्फ क्या की नहीं है बल्कि क्यों की है। क्यों की है, बहुत सही पॉइंट है ये। न्यायपालिका का अस्तित्व में होना और उसका बिना किसी दबाव के काम करना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये कानून के शासन को स्थापित करती है। यानी रूल ऑफ लॉ। एकदम सही। कानून के शासन का सीधा सा अर्थ ये है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति समान है, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, हाँ, या फिर देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा कोई व्यक्ति। कानून की नजर सबके लिए एक जैसी ही रहेगी। किसी भी लोकतंत्र की सफलता इसी बुनियादी सिद्धांत पर टिकी होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतिक बिंदु है, क्योंकि इसी से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी ये भरोसा मिलता है कि उसके अधिकार सुरक्षित हैं। बिल्कुल। अब अगर हम सरकार के पूरे ढांचे का विश्लेषण करें तो न्यायपालिका सरकार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। इसका एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जटिल काम है। विवादों को सुलझाना। हाँ, विभिन्न व्यक्तियों के बीच या फिर निजी संस्थाओं और सरकार के बीच होने वाले आपसी विवादों को निष्पक्षता से हल करना। ये बात सच है कि विवाद सुलझाना उसका प्राथमिक काम है, लेकिन न्यायपालिका केवल विवाद सुलझाने की कोई निर्जीव मशीन नहीं है। सही बात है। इसे देश के संविधान की रक्षा करनी होती है, लोकतांत्रिक परंपराओं को सहेजना होता है और जनता के प्रति जवाबदेह भी होना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि आज के हमारे रिसर्च दस्तावेजों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सबसे अधिक जोर दिया गया है। बिल्कुल। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का असली मतलब ये है कि सरकार के जो बाकी दो ताकतवर अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, हाँ, जो संसद में कानून बनाते हैं और जो उन्हें लागू करते हैं, वे न्यायपालिका के काम में किसी भी तरह की बाधा न पहुंचाएं। मतलब कोई राजनीतिक या बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। एकदम सही। तभी तो फैसले निष्पक्ष होंगे। यानी जज बिना किसी डर और बिना किसी पक्षपात के अपना काम कर सकें। लेकिन देखिए, कागज पर ये लिख देना कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये तो बहुत आसान है। असल चुनौती तो उसे लागू करने की है। वही तो। असल सवाल ये है कि वास्तविक जीवन में ये कैसे सुनिश्चित होता है, क्योंकि जो व्यवस्था जजों को नियुक्त कर रही है वो भी तो सरकार का ही हिस्सा है। इस बात को संविधान निर्माताओं ने बहुत गहराई से समझा था। इसके लिए संविधान में कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि सबसे पहले तो न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का एक लंबा अनुभव या कानून का बहुत बड़ा विशेषज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि राजनीतिक पसंद के आधार पर किसी को भी जज बना दिया जाए। बिल्कुल। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि उनका कार्यकाल निश्चित होता है। मतलब वो अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक सुरक्षित रहते हैं। हाँ, उन्हें पद से हटाना बेहद मुश्किल है। केवल कुछ विशेष और अत्यंत गंभीर स्थितियों ने ही एक बेहद जटिल प्रक्रिया के जरिए उन्हें हटाया जा सकता है, जिसे महाभियोग के समान माना जाता है। सही कहा। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी सरकार या शक्तिशाली नेता किसी जज को सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकता क्योंकि उस जज ने सरकार के खिलाफ कोई फैसला दिया है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक सुरक्षा चक्र है। और इसी के साथ एक और दिलचस्प पहलू उभर कर आता है। हमारी रिसर्च के अनुसार न्यायपालिका वित्तीय रूप से भी अपने खर्चों और वेतन के लिए विधायिका या कार्यपालिका की मोहताज नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर अदालतों को अपने बजट के लिए सरकार के पास हाथ फैलाना पड़े तो उनकी स्वतंत्रता तो वहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल।
उनका वेतन संचित निधि से आता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता। हाँ, ये सब मिलकर ही न्यायपालिका को निडर बनाते हैं। अब अगर इसकी संरचना की बात करें तो भारत की न्यायपालिका एक स्पष्ट पिरामिड की तरह है। एक एकीकृत व्यवस्था। हाँ, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट आते हैं, फिर जिला न्यायालय होते हैं, और सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। ये पिरामिड वाली संरचना सुनिश्चित करती है कि पूरे देश में न्याय की एक समान व्यवस्था हो, जहां नीचे की अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपीलें ऊपर जा सकें। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को जो लोग चलाते हैं, यानी हमारे न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया के इतिहास को खंगालने पर एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। अच्छा। हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की नियुक्ति को लेकर एक लंबी परंपरा रही है। आमतौर पर यही होता आया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश का पद सौंपा जाता है। हाँ, ये एक स्थापित नियम की तरह काम करता है। पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि भारत में इस परंपरा को एक दो बार नहीं बल्कि 2 बार तोड़ा भी गया है। हाँ, ये सच है। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वरिष्ठता को नजरअंदाज करके जूनियर जजों को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, जिससे बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था। वे घटनाक्रम भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के इतिहास के बहुत ही नाजुक दौर थे। उन घटनाओं ने ये साबित किया कि जब राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ता है तो परंपराएं भी खतरे में पड़ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम मुख्य न्यायाधीश के अलावा बाकी जजों की नियुक्ति की बात करें तो वहां एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश हमेशा से की गई है। वो कैसे? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसके लिए वे भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करते हैं, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बरकरार रहे और शक्तियों का संतुलन भी बना रहे, किसी एक संस्था का एकाधिकार न हो जाए। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। शक्तियों की इस बारीक संरचना को समझने के बाद अब सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। ये जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट वास्तव में किन मामलों में सीधा दखल दे सकता है। हमारी रिसर्च में मुख्य रूप से 4 अधिकार क्षेत्रों का जिक्र है। पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार। अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो इसका मतलब शायद ये है कि ये ऐसे मामले हैं जो सीधे और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद। ये बिल्कुल सही है। जब देश के संघीय ढांचे में कोई दरार आती है, मान लीजिए पानी के बंटवारे को लेकर या किसी सीमा को लेकर 2 राज्यों में भारी विवाद हो जाए, हाँ। या फिर एक तरफ कई राज्य हों और दूसरी तरफ केंद्र सरकार हो, तो वे किसी जिला अदालत या हाईकोर्ट में नहीं जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट। हाँ, ऐसे बड़े और नीतिगत विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। ये देश की एकता को टूटने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरा अधिकार क्षेत्र है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। ये समाज के आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे मौलिक अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा है। बिल्कुल। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अदालत कुछ विशेष आदेश जारी कर सकती है, जिन्हें रिट कहा जाता है। इसी के जरिए अदालत सरकार या पुलिस को निर्देश दे सकती है कि वे नागरिक के अधिकारों का सम्मान करें। यही शक्ति सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों का रक्षक बनाती है। रक्षक सही शब्द है। इसके बाद तीसरा क्षेत्र है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश की सबसे बड़ी और अंतिम अपीलीय अदालत है। ये दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों की अंतिम अपील सुनता है। इन दोनों भारी भरकम शब्दों को थोड़ा सरल कर लेते हैं। दीवानी मामलों का मतलब है संपत्ति, पैसे के लेन देन, शादी या जमीन से जुड़े आपसी विवाद। और फौजदारी मामलों का अर्थ है वे मामले जिनमें कोई अपराध हुआ हो, जैसे चोरी, डकैती या शारीरिक हिंसा। इसके अलावा अदालत संवैधानिक मामलों पर भी अपील सुनती है। इसके साथ ही चौथा अधिकार क्षेत्र बहुत ही अनोखा है, जिसे सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि देश के राष्ट्रपति जनहित के किसी बड़े मामले पर या किसी बेहद जटिल कानूनी मसले पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। अच्छा, और क्या न्यायालय की राय माननी ही पड़ती है? नहीं,
न्यायालय उस पर अपनी राय देता है, लेकिन वह राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। इसके अलावा एक विशेषाधिकार का भी जिक्र है, स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास यह असाधारण शक्ति है कि वह भारत की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए किसी भी फैसले के खिलाफ सीधे अपील की अनुमति दे सकता है, ताकि न्याय की प्रक्रिया में कोई खामी न रह जाए। बिल्कुल। ये तमाम अधिकार न्यायालय को एक बेहद शक्तिशाली संस्था बनाते हैं। लेकिन न्यायपालिका का असली और सबसे प्रभावी रूप तो तब उभरकर सामने आया जब उसने केवल अदालत के कमरों में बैठकर फैसले सुनाने के बजाय खुद आगे बढ़कर समाज के शोषित वर्गों को न्याय दिलाना शुरू किया। यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। बात है 1979 और 80 के दशक की, जब न्यायिक सक्रियता का दौर आया। हाँ, ये वो समय था जब भारत में न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का एक नया दौर शुरू हुआ। और इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बनी जनहित याचिका, जिसे PIL के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस जनहित याचिका ने भारत की न्याय व्यवस्था का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण कर दिया। वो कैसे? इससे पहले कानून का एक बहुत सख्त नियम था जिसे लोकस स्टेंडाई कहा जाता था। इसका मतलब था कि केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जो सीधे तौर पर पीड़ित है। मतलब अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो सिर्फ मैं ही केस कर सकता हूँ। हाँ, अब कल्पना कीजिए कि समाज का कोई गरीब, अनपढ़ या शोषित व्यक्ति जिसके पास ना पैसा है और ना ही कानूनी जानकारी, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेगा? यही तो न्याय के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार थी। लेकिन जनहित याचिका ने इस दीवार को ढा दिया। इस नई व्यवस्था ने यह क्रांतिकारी इजाजत दी कि अगर किसी गरीब या जरूरतमंद समूह के अधिकारों का हनन हो रहा है तो कोई भी दूसरा जागरूक नागरिक या संस्था उनकी तरफ से याचिका दायर कर सकती है। शुरुआत में तो यहाँ तक हुआ कि जजों ने पोस्ट कार्ड पर लिखी शिकायतों को भी याचिका मानकर सुनवाई शुरू कर दी थी। वाह, एक पोस्ट कार्ड से सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू? हाँ, ये वास्तव में एक अभूतपूर्व बदलाव था। इसने कार्यपालिका को जनता के प्रति जवाबदेह बनने पर मजबूर किया। इसका एक बहुत सीधा और सकारात्मक असर भारत की चुनाव प्रणाली पर भी देखने को मिला है। जनहित याचिकाओं के माध्यम से ही चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष बनाने के प्रयास हुए हैं। एफिडेविट वाला नियम। बिल्कुल। न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुनाव लड़ने वाले हर प्रत्याशी को अपनी संपत्ति, शिक्षा और आपराधिक रिकॉर्ड का शपथ पत्र देना होगा। इससे मतदाता को प्रत्याशी का असल बैकग्राउंड जानने का अधिकार मिला। चुनाव सुधारों में PIL का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन किसी भी व्यवस्था की तरह यहाँ भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हाँ, इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। रिसर्च दस्तावेजों में सिर्फ न्यायिक सक्रियता का महिमामंडन नहीं किया गया है, बल्कि इसके चिंताजनक पहलुओं को भी रेखांकित किया गया है। ये सोचने वाली बात है। प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि अदालत अगर आगे बढ़कर जनता के हित में काम कर रही है तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन जब अदालतें हर प्रशासनिक मामले में दखल देने लगेंगी तो क्या उनका अपना मुख्य काम प्रभावित नहीं होगा? यही सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी। सबसे पहला नकारात्मक पहलू तो ये था कि अदालतों पर काम का बोझ बेतहाशा बढ़ गया। पहले से ही लाखों मुकदमे लंबित थे। बिल्कुल, ऊपर से जनहित याचिकाओं की बाढ़ आ गई। लेकिन इससे भी गंभीर एक और सैद्धांतिक मुद्दा सामने आया। न्यायिक सक्रियता के कारण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच की जो संवैधानिक लकीर थी वो धुंधली हो गई। यानी जो काम चुने हुए नेता और प्रशासन का था वो काम जज करने लगे। उदाहरण के लिए शहरों में प्रदूषण दूर करने के उपाय खोजना या झुग्गियों को हटाने का निर्देश देना, ये तो ऐसे प्रशासनिक काम हैं जिन्हें कार्यपालिका को देखना चाहिए। सही कहा। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अतिक्रमण होने लगा। लोकतंत्र में ये अपेक्षा की जाती है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करे। और जब ये सम्मान कम होने लगता है तो टकराव जन्म लेता है। ये दखलंदाजी संस्थागत तनाव का कारण बनती है। इसी बिंदु से हमारा अगला और शायद सबसे गहरा विषय शुरू होता है, न्यायपालिका बनाम संसद। शक्तियों का ऐतिहासिक टकराव। हाँ, भारतीय राजनीति की ये एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि यहाँ हर अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र होने के बावजूद संसद और न्यायपालिका के बीच कई बार बहुत कटु तनाव देखने को मिला है। इस ऐतिहासिक टकराव को समझने के लिए एक विशेष शक्ति को समझना होगा, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। बिल्कुल।
अगर जनता द्वारा चुनी गई संसद कोई ऐसा कानून पारित करती है जो संविधान के विपरीत है, तो न्यायालय उस कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी रद्द कर सकता है। एक तरफ संसद है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और दूसरी तरफ अदालत है जो संविधान की रक्षा करती है। इसी शक्ति के कारण दोनों आमने सामने आते रहे हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों में ऐसे कई मुद्दों का जिक्र है जहां ये टकराव चरम पर पहुंच गया था। सबसे बड़ा विवाद संपत्ति के अधिकार को लेकर हुआ था ना? बिल्कुल, हाँ। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में संसद चाहती थी कि भूमि सुधार के लिए लोगों के संपत्ति के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं। सरकार जमींदारों से अतिरिक्त जमीन लेकर गरीबों में बांटना चाहती थी। लेकिन उस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। इसलिए अदालत बीच में आ जाती थी और सरकार के कानूनों को रद्द कर देती थी। केवल संपत्ति का अधिकार ही नहीं, निवारक नजरबंदी कानून हो जिसके तहत शक के आधार पर गिरफ्तारी होती है, या फिर आरक्षण संबंधी कानून हो, इन सभी अहम मुद्दों पर संसद और न्यायपालिका के बीच खूब खींचतान हुई है। संसद का तर्क था कि वो जनता के भलाई के लिए कानून बना रही है, जबकि अदालत का तर्क था कि संविधान के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। इस पूरी खींचतान के बीच एक ऐसा वर्ष आया जिसने भारत के संवैधानिक इतिहास की धारा ही मोड़कर रख दी। 1973 का ऐतिहासिक साल। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही प्रसिद्ध मामले में, जिसे केशवानंद भारती केस के रूप में जाना जाता है, एक ऐसा निर्णय दिया जिसने संसद और न्यायपालिका के अधिकारों की रेखाओं को हमेशा के लिए खींचने का प्रयास किया। ये वही फैसला है जिसने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना शक्तिशाली सिद्धांत है कि इसे समझे बिना भारतीय राजनीति को समझा ही नहीं जा सकता। अदालत ने साफ कर दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा या आत्मा है, और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस फैसले ने बहुत ही चतुराई से एक संतुलन स्थापित किया। कैसे? पहले संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति मानी जाती थी, लेकिन इस निर्णय ने स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। और इसी निर्णय के दौरान अदालत ने यह भी साफ किया कि जो संपत्ति का अधिकार है जिसके पीछे इतना बवाल था, वो इस मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे वो जो लंबी कानूनी लड़ाई चल रही थी, वो आखिरकार शांत हो गई। ये एक बहुत ही कूटनीतिक समाधान था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अदालत ने ये तो कह दिया कि मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, लेकिन ये मूल ढांचा वास्तव में है क्या, इसकी कोई पक्की सूची नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात, भविष्य में कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, ये तय करने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका ने अपने ही पास रखा। यही इस पूरे विवाद का सबसे दूरगामी पहलू है। यह न्यायपालिका की संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। न्यायपालिका ने न केवल संविधान की रक्षा की, बल्कि यह तय करने की शक्ति भी अपने पास ले ली कि संविधान का वास्तविक अर्थ क्या होगा। ये एक ऐसा शक्ति संतुलन है जिसमें न्यायपालिका का पलड़ा काफी भारी नजर आता है, क्योंकि वो किसी भी संशोधन को मूल ढांचे के आधार पर चुनौती दे सकती है और रद्द कर सकती है। तो इस सब का क्या अर्थ है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखी, उसके ढांचे को समझा, अधिकार क्षेत्रों को डिकोड किया, पीआईएल और संसद के साथ हुए ऐतिहासिक टकरावों पर भी नजर डाली। अंत में एक ही बात स्पष्ट होती है कि लोकतंत्र में संस्थाओं का काम आपस में बहुत गहराई से गुंथा हुआ है। कोई अकेले काम नहीं कर सकता। निष्कर्ष के तौर पर यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार का एक अंग दूसरे की सत्ता और मर्यादा के प्रति कितना सम्मान दिखाता है। बिल्कुल। भले ही संविधान ने कार्य विभाजन बहुत स्पष्ट रूप से किया है, फिर भी विवाद बनते रहते हैं। जैसे संविधान कहता है कि जजों के व्यक्तिगत आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन इतिहास में कई बार संसद में न्यायपालिका पर उंगली उठाई गई है। और ठीक इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई बार अपनी हद से आगे बढ़कर कार्यपालिका या विधायिका की तीखी आलोचना की है। ये तनाव एक जीवंत लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। ये टकराव ये भी दिखाता है कि लोकतंत्र में कोई भी एक अंग पूरी तरह से निरंकुश नहीं हो सकता। सब एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं।
लेकिन आज की इस चर्चा को समेटते हुए यहाँ एक ऐसा विचार छोड़ना आवश्यक है जिस पर बहुत गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। आज के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि 1973 के फैसले के बाद न्यायपालिका के पास ये तय करने की अंतिम शक्ति आ गई है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, और वो इसी आधार पर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द कर सकती है। सही बात। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन रखती है, तो फिर खुद न्यायपालिका की इस असीमित व्याख्या शक्ति पर संतुलन कौन रखता है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। क्या एक मजबूत लोकतंत्र में किसी एक ही संस्था का अंतिम और निर्विवाद व्याख्याकार होना पूरी तरह से सुरक्षित है, या इसके भी कुछ अदृश्य खतरे हो सकते हैं जिन पर भविष्य में विचार करना होगा? इस गहरे सवाल के साथ हम आज की इस वैचारिक यात्रा को यहीं विराम देते हैं। भारतीय न्यायपालिका की इन बारीकियों को समझने के लिए हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की परतों को खोलते रहेंगे।